जय हिंद दोस्तों, मैं तरुणेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में करता हूं। आज चलिए एक नया सेशन प्रारंभ करते हैं। आज के 15 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अगर कवि कालिदास किस कस्बे से संबंधित थे। यहाँ पर किस कस्बे से संबंधित थे? कौन? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास उज्जैन कस्बे से संबंधित थे। तत्कालीन समय में उज्जैन का नाम अवंतीप था। वहीं पर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में महाकवि कालिदास 9 रत्नों में से शामिल एक प्रमुख रत्न थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य की जगत में भरपूर योगदान दिया। इनकी प्रमुख कुमार संभवम महाकवि कालिदास की प्रथम रचना थी, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने साहित्य कला का प्रारंभ किया। इसके अलावा ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम आदि प्रमुख रचनाएं दी। इन रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य का इन्होंने निरंतर विकास किया। तो याद रखेंगे, महाकवि कालिदास का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उज्जैन से था, जिसका तत्कालीन समय में अवंती नाम था। साथ ही साथ विक्रमादित्य के दरबार में ये क्या थे? कवि थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। ठीक। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में 214 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है कि उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, जिसमें जो अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत न्याय निर्णय का काम करेगा, जो अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सबसे प्रमुख न्यायालय के रूप में काम करेगा। ठीक। इसी में इस अनुच्छेद के तहत ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को शपथ के बारे में बताया गया, जिसकी शपथ राज्यपाल द्वारा की जाती है। साथ ही साथ 231 याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 231 में याद रखिएगा, अनुच्छेद 231 में स्पष्ट तरीके से बताया गया कि संसद कौन? अपनी संसद विधि बनाकर एक से अधिक राज्यों के या एक से अधिक राज्य साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल करके एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकता है। और इस प्रकार वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो मित्रों याद रखिएगा, वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या है 25। कितनी? 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में स्थित है। इसके पहले तक 24 थे। हाल ही में 2019 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय गठन किया गया, जिसके पश्चात कितनी संख्या हो गई है? टोटल 25 संख्या योग हो गई है। इस पॉइंट को ठीक तरीके से याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उमाशंकर गुडेचा और रमाकांत गुडेचा मशहूर किस क्षेत्र से है? उमाशंकर और रमाकांत दोनों ही किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र में मशहूर है? तो दोनों के दोनों किस क्षेत्र से मशहूर है? दोस्तों याद रखेगा, ध्रुपद गायक से मशहूर है। ठीक है। तत्कालीन समय समसामयिकी का क्वेश्चन है। तत्कालीन समय में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इस कारण इस प्रश्न को 2017 के पेपर में, कांस्टेबल पेपर में शामिल किया गया, जिसका संबंध किससे है? ध्रुपद गायक से इनका संबंध है। इस फिल्म में गायन का काम करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? कहां किसके? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो राष्ट्रपति थे, पहले अध्यक्ष थे, वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिन्हें पूर्ण रूप से बिमनेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? बिमनेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात करें तो दोस्तों आप सभी को मालूम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 में इसके गठन किया गया। इसके गठन के पश्चात सर्वप्रथम बंबई अधिवेशन के दौरान 1885 में ही बंबई अधिवेशन हुआ। बंबई अधिवेशन तत्कालीन समय में मुंबई नहीं था, क्या नाम था? बंबई था। बंबई अधिवेशन के दौरान बिमनेश चंद्र बनर्जी अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने इसमें क्या की थी? अध्यक्षता की थी। इसके पश्चात देखा जाए प्रथम अध्यक्ष कौन से? प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे बिमनेश चंद्र बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी। वही प्रथम पारसी अध्यक्ष, याद रखिएगा, प्रथम कौन से?
पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे अपने दादा भाई नौरोजी साहब। कौन, याद रखेगा, प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। वहीं प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम अगर मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बकरुद्दीन तैयब जी। बकरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। वहीं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात की जाए तो जॉर्ज यूल, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जी क्या थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, किसके, अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन में सबसे ज्यादा योगदान ए.ओ. ह्यूम जी का माना जाता है। किनका, ए.ओ. ह्यूम जी का माना जाता है। ये इस एक समिति थी जिसमें ये अध्यक्ष के रूप में थे, प्रमुख सदस्य और अध्यक्ष दोनों ही थे। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी साहब इसके क्या थे, एक अन्य सदस्य थे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बात करते हैं। आगे बात करें पीटी उषा का, पीटी उषा इससे किससे जुड़ी हुई है, या था पीटी उषा जो है वो किस खेल से संबंधित है, किससे जुड़ी हुई है। तो आप सभी को जानकर खुशी होगी कि पीटी उषा भारतीय महिला धावक थी जो एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है। वास्तव में दौड़ती थी, दौड़ना यानी रनिंग किस में आती है, एथलेटिक्स में आती है। तो पीटी उषा क्या थी, है एथलेटिक्स, दौड़ती थी। ठीक, पीटी उषा जी का एक उपनाम है, क्या है, एक उपनाम। इन्हें पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, विभिन्न खिलाड़ी के विभिन्न उपनामों का वर्णन किया जाता है जिससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अर्थात इन्हें क्या बोला जाता है, पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस के नाम से पीटी उषा जी को जाना जाता है। इनका संबंध एथलेटिक्स से था, साथ ही किस राज्य से संबंध रखती थी, तो याद रखेगा केरल राज्य से ये इनका संबंध था। केरल राज्य में इनका जन्म हुआ था, वहां से संबंध रखती थी। और ये विख्यात हुई कब, जब लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुआ, तब सेकंड के 1/100वें भाग से ये कांस्य पदक लेने से चूक गई थी। यानी तत्कालीन समय में 1 सेकंड के 1/100वें भाग से कांस्य पदक लेने में चूकी थी, परंतु ये भारत के क्षेत्र से पहली महिला थी जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। इस अतः इन्हें क्या बोलेंगे, पीटी उषा जी को क्या बोला गया, पायोली एक्सप्रेस बोला गया। नहीं, आप लोग मित्रों कमेंट बॉक्स में बताइए कि फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में कोहिनूर हीरा मिला? आज तक का सबसे विख्यात हीरा कोहिनूर, जो भारत के क्षेत्र से आगे निकला और वर्तमान में विदेशों के कब्जे में है। यह भारत के किस राज्य से निकला, तो आप सभी दोस्तों को जानकर खुशी होगी, यह भारत के आंध्र प्रदेश से निकला था। आंध्र प्रदेश से इसका, वहां एक खदान है गोलकुंडा खदान। कौन सी दोस्तों, गोलकुंडा खदान। गोलकुंडा खदान, ये गोलकुंडा खदान से इस हीरे को निकाला गया था। ठीक है, और इस हीरे को कोहिनूर हीरा कहा गया क्योंकि बहुत ज्यादा चमकीला था। साथ ही साथ इसे ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि सिख राजा दलीप सिंह थे, उन्होंने इसे अंग्रेजों को दे दिया गया था, जो वर्तमान में महारानी विक्टोरिया के मुकुट में स्थित है। क्लियर है? तो याद रखिएगा दोस्तों, कोहिनूर हीरा किस राज्य से निकला है, तो कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खदान से निकला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ध्यान से पढ़िएगा, सर्वोदय अवधारणा, क्योंकि सर्वोदय अवधारणा से संबंधित प्रश्न है। सर्वोदय का मतलब समझते हैं। सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, सबका उदय, सबका विकास, सबका विकास, सबका उदय सबका विकास सर्वोदय से संबंधित मतलब होता है। और इस अवधारणा के साथ साथ अपने समाज के अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति हैं उनको साथ लेकर निरंतर देश का विकास करना है। इसमें सभी को उदय समान रूप से करना है, सभी को एक धारा में लाने का प्रयास करना है। यह अवधारणा महात्मा गांधी की स्वप्न धारणा थी। उनका यह सपना था कि सभी का विकास भारत देश में हो। अतः यह अवधारणा जिनके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी इनके आंसर आएंगे। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन थे? सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक अपने कौन थे? राष्ट्रपिता हमारे बापूजी महात्मा गांधी। इसी के साथ साथ बात करें, एक अन्य प्रश्न बनता है दोस्तों, इसमें याद रखिएगा, सर्वोदय अवधारणा के स्थान पर अगर सर्वोदय योजना मान लीजिए आ जाता है, क्या योजना? सर्वोदय योजना किसने दी? तो सर्वोदय योजना के बारे में बात करें तो 1950 में जयप्रकाश नारायण जी द्वारा सर्वोदय योजना दी गई थी।
इसी के साथ साथ बात करें सर्वोदय आंदोलन किसने चलाया, तो सर्वोदय आंदोलन के बारे में बात करें, सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा सर्वोदय अवधारणा का प्रश्न पूछा जाता है तो महात्मा गांधी आंसर सही जाएगा। योजना पूछी जाती है सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण, वहीं आंदोलन पूछा जाता है तो विनोबा भावे इनके सही आंसर होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या रहेगा, अगले प्रश्न में है महेश्वर एक मंदिरों का शहर है। महेश्वर क्या है, एक मंदिरों का शहर है। यह किस नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर जो खरगोन में स्थित महेश्वर की बात करते हैं, यह किस नदी के तट पर स्थित है। महेश्वर की बात करें तो महेश्वर कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर। खरगोन क्षेत्र का एक क्षेत्र कहलाता है, ये कहाँ किस नदी के तट पर स्थित है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इसी के साथ साथ बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। नर्मदा नदी जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। कैसी है, सबसे लंबी नदी है। इसके उद्गम के बारे में बात करें, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। कहां से होता है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले में एक क्षेत्र पड़ता है अमरकंटक, वहां से इसका उद्गम होता है। और यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, कहां, पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है। कहां से आगे बढ़ती है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। जैसे यहाँ पर हम अपना अमरकंटक हो गया, यह आगे बढ़ती है कहां की ओर, पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है और भारूच की खाड़ी में जाकर, भारूच की खाड़ी में गुजरात में जाकर क्या होती है, गिर जाती है, यानी अरब सागर में जाकर गिर जाती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, मध्य प्रदेश सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई तो 13-12 किलोमीटर है। कितनी टोटल लंबाई है, 13-12 किलोमीटर टोटल लंबाई है। वहीं मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो 1077 किलोमीटर यह केवल मध्य प्रदेश में बहती है। विशेष बात क्या है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है और इसकी टोटल 41 सहायक नदियां हैं, जिस कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो और इसका एक सबसे प्रमुख क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की 2 नदियों में से सबसे प्रमुख नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। किसमें, भ्रंश घाटी में बहने वाली प्रमुख नदी है। और इस नदी के तट पर कौन बसा है, महेश्वर शहर नर्मदा नदी तट पर ही बसा हुआ है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है और यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में बात करते हैं। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा नामक ग्राम से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। कहां, उत्तर की ओर बहती है, कहां, ऊपर की ओर, उत्तर की ओर बहती है और उत्तर की ओर बहते हुए जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। अतः यूपी में यमुना नदी मिलती है, अतः बेतवा किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। इसके तट पर बात करें तो इसके तट पर विदिशा शहर मुख्य रूप से बसा हुआ है। सबसे प्रमुख शहर कौन सा है, विदिशा, जो इसी के तट पर बसा हुआ है। इसके अलावा बात करें चंबल नदी, तो चंबल नदी इंदौर जिले के जानापाव नामक पहाड़ी से निकलती है और यह भी उत्तर जिले की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश से राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है और मध्य प्रदेश के पश्चात उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाकर मिल जाते हैं। अतः किसकी सहायक नदी हुई, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा शहर झीलों का शहर कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, झीलों का शहर उपनाम से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कांस्टेबल हो, एसआई हो या कोई भी एग्जाम हो, जिस पर एक न एक उपनाम से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, जिसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। देखेंगे झीलों का शहर किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश के अंदर झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। आप सभी को मालूम होगा भोपाल शहर में बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती, बड़ी बड़ी झीलें हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल के बारे में बात करें तो वहां पर भोजताल स्थित है। कौन सी प्रमुख झील है, भोजताल स्थित है। भोजताल जिसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, परमार राजा भोज के द्वारा। भोजताल स्थित है जिसका निर्माण परमार राजा भोज के द्वारा कराया गया था। राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। वहीं भोपाल के बारे में बात करें तो भोपाल रियासत जो थी उसका निर्माण, उसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा दोस्तों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान द्वारा इसकी क्या की थी, स्थापना की गई थी। और मुख्य रूप से भोपाल में बेगमों ने शासन किया था, जिसमें कुदसिया बेगम सबसे प्रमुख थी। कौन सी, कुदसिया बेगम सबसे
प्रमुख शासकांक। ठीक है दोस्तों, तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। वहीं और दूसरे, ठीक है दोस्तों, तो वहीं इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से अपने को याद रखना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, झीलों का शहर विश्व में किसे कहा जाता है? विश्व की बात करें, झीलों का शहर किसे कहा जाता है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री सिंगा जी थर्मल पावर परियोजना किस जल स्रोत से जल ग्रहण करता है ऊर्जा, किसको विद्युत उत्पादन करने के लिए? कौन सा? श्री सिंगा जी थर्मल पावर परियोजना किस जल स्रोत से जल लेता है, किसके लिए? विद्युत उत्पादन करने के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी जलाशय से, इंदिरा गांधी जलाशय से यह जल लेता है, किसके लिए? विद्युत उत्पादन करने के लिए। इसके साथ साथ बात करें दोस्तों, तो श्री सिंगा जी पावर परियोजना 2014 में आया था। कब आया था? 2014 में प्रारंभ किया गया था। 1200 मेगावाट, कितना? 1200 मेगावाट इससे क्या किया जाता है? विद्युत का उत्पादन किया जाता है। यह पानी इंदिरा जलाशय से, इंदिरा सागर जलाशय से लेता है। वहीं ये कोयला, क्योंकि कोयला तो प्रमुख ईंधन है, ईंधन के माध्यम से कोयले को गर्म करके पानी गर्म करते हैं और इससे विद्युत उत्पादित करने का काम करते हैं टरबाइन को घुमाकर। तो इसके यह कोयला सतपुड़ा से, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र से यह क्या करता है? कोयला लेता है और पानी इंदिरा सागर जलाशय से क्या लेता है? पानी लेता है। इसके साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत संयंत्र, मध्य प्रदेश के पहले ताप विद्युत संयंत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत संयंत्र चांदनी ताप विद्युत संयंत्र है। कौन सा? चांदनी ताप विद्युत संयंत्र है, चांदनी ताप विद्युत संयंत्र है, जो 1953 में जिसका निर्माण किया गया। और एक कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बुरहानपुर में स्थित है। इस बात को याद रखेंगे। पहला है चांदनी ताप विद्युत संयंत्र, 1953 में बना। कहाँ है? तो बुरहानपुर में स्थित है। वहीं बात करें पहला परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र, जो ताप विद्युत संयंत्र हो गया, परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र के बारे में दोस्तों अगर बात करते हैं तो परमाणु आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो चुटका गांव मंडला में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका क्षेत्र में क्या स्थित है? परमाणु ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आप लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते चले, जिससे ये क्वेश्चन निरंतर रिपीट होते रहते हैं, जो आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा सहायक होंगे। भारत में सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी, इनका उद्देश्य होता है दूरस्थ क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना। ये उद्देश्य याद रखिएगा दोस्तों। दूरस्थ क्षेत्र, जो दूर स्थित जो लोग गांवों में निवास करते हैं, उनको विद्यालय नहीं आ सकते, लेकिन उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु ओपन यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इग्नू कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? इग्नू। क्या बोलते हैं? इग्नू बोला जाता है। इग्नू ही भारत का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं तो इसका निर्माण 1985 में किया गया था। कब इसका स्थापना की गई थी? 1985 में किया गया था। और कहाँ इसका मुख्यालय है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसी के साथ साथ बात करें तो मध्य प्रदेश का ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश की ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद है? किसकी बात की गई? आर्टिकल्स की बात की गई। मूलतः यानी जब भारतीय संविधान बना तब भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? वर्तमान में भी है, क्रमवार रूप से उतने ही है। उनके सब आर्टिकल्स को बढ़ाया गया है, ABCD करके बढ़ा दिया गया है। तो जब संविधान बना तो 395 अनुच्छेद थे। यानी मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395। क्रमानुसार भी 395 है, लेकिन वर्तमान में 445 से ऊपर निकल चुके। ठीक, तो याद रखेंगे भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान के बारे में अगर बात करें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को क्या किया गया? आत्मार्पित कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को इसको संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। ठीक, आत्मार्पित कब किया गया? 1949 में। लागू कब किया गया? 1950 में। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। इसी के साथ साथ बात करें तो मूलतः अनुच्छेद कितने हैं? 395 मुख्य रूप से अनुच्छेद थे। संविधान में अनुच्छेद कितने? 395 है। भाग की बारे में बात करें तो टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग है। मूलतः भी 22 थे, वर्तमान में भी कितने हैं? 22 भाग है। ABCD करके इनको बढ़ाया जरूर गया है, लेकिन वर्तमान में मुख्य रूप से कितने हैं? 22 भाग है। इसके अलावा अनुसूचियों के बारे में बात करें तो प्रारंभिक रूप में अनुसूची कितनी थी? 8 थी।
लेकिन वर्तमान में अनुसूची कितनी है 12। तो ये अगले प्रश्न आता है मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों को बढ़ाया गया, जिसमें पहले संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाई गई कौन सी 9वीं अनुसूची, ठीक है दोस्तों। 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से बढ़ाई गई 10वीं अनुसूची, दल बदल जिससे संबंधित है। वहीं 73वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाई गई 12वीं अनुसूची। इस प्रकार वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां आ चुकी हैं। और संविधान के निर्माण के बारे में बात करें दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन टोटल समय लगा था संविधान के निर्माण करने में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? देखिए यही प्रश्न अभी अपन ने डिस्कस किया कि पहली अनुसूची पहले संविधान 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई। तो वही पूछा गया पहला संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1951 में जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उसके बाद ही हमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई। तो तब 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और इस अनुसूची में राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण संबंधित नियमों को समावेश किया गया। किसको समावेश किया गया दोस्तों? राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण किस प्रकार से किए जाते हैं, इनके नियमों का समावेश किया गया, जिसमें 284 अधिनियम जोड़े गए। अर्थात 284 अधिनियम के माध्यम से राज्यों का संपत्ति का समावेश किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक मास गतिशीलता प्रणाली खालिस्तान शहर के हवाई अड्डे परिसर पर शुरू की गई। ये समसामयिकी पर आधारित प्रश्न है। तो जो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक मास गतिशील प्रणाली थी, इसे नागपुर हवाई अड्डे से प्रारंभ किया गया था। चलिए समसामयिकी पर आधारित प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मई 2017 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह भी समसामयिकी पर आधारित था। 2017 में किसे नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे 2017 में अनुराग त्रिपाठी जी को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो वर्तमान में संजीव साहनी जी इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। याद रखेंगे दोस्तों, संजीव साहनी जी क्या है इनके अध्यक्ष। इस प्रकार यह समसामयिकी का प्रश्न था, जो आप लोग को भी मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग नियुक्तियों पर आधारित प्रश्न याद रखें। इस प्रकार आज का सेशन समाप्त होता है। अपन अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। जय हिंद।